हेलो। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे कुछ जो बच्चे हैं मतलब इस वीडियो से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को बस ऐसे देखते होंगे, कुछ उसके इससे हेल्प नहीं लेते होंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को जान करके कि कुछ बच्चे हैं, 1 से 2 ही बच्चे हैं जो हमारे इस वीडियो से देख करके पढ़ते हैं और हमें व्हाट्सएप तक कुछ डॉट्स प्रॉब्लम जो है वो भेजने का कोशिश करते हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और इस वीडियो को मैं चाहता तो उनके व्हाट्सएप तक भी भेज सकता था, लेकिन मेरा ये मानना है कि सारे बच्चे को इससे प्रॉफिट्स हो, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे ही डालने का कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो डॉट्स प्रॉब्लम्स हैं, जो अच्छे ही क्वेश्चंस थे, तो उस सारे प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो हम सॉल्व करेंगे और आपको अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग उस क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा और सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे को डॉट्स आए थे उनके अलावा जो भी बच्चे हैं उनको ये क्वेश्चन हो सकता है कि बन जाए। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चंस को ट्राई करें। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो से सीखने का कोशिश करें। तो क्वेश्चंस इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब आपको दिया हुआ है कि मान के चलिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो कह रहा है कि P और Q जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट्स P का कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है माइनस ये Q है, सपोज कीजिए ये Q है जिसका कोऑर्डिनेट्स है -4,0 और ये P है जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता है। तो हम एक्स एक्सिस पे होगा तो उस कोऑर्डिनेट्स को हम x,0 मान सकते हैं। और कह रहा है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब क्यू आर, ये क्यू और ये आर है, ठीक है। क्यू आर जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का लाइज कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू आर -4,0। क्यू का जो कोऑर्डिनेट्स है वो -4,0 है। आर का कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक हिंट आपको दे रखा है कि एंड ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस। इसका मतलब ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन को हम ओ से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका कोऑर्डिनेट्स 0,0 होता है, ये बात हम जानते हैं। तो आपको ये दे रखा है कि वो जो है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ अब पूछ रहा है कि आपको यहाँ तक दे चुका था कि एंड ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। तो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P एंड R। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये CBSE का प्रीवियस क्वेश्चंस भी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, प्लीज़ इसको ट्राई करें। आपको Q का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, R का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात आपको इसका अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि चूंकि ये पॉइंट R जो वो एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका जनरल पॉइंट हम जानते हैं x,0 या a,0 या t,0, एनीथिंग x की जगह हम ले सकते हैं जो एक वेरिएबल्स होंगे। और y कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 होता है जब हम x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, अगर हम r का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट निकालने का कोशिश करें तो हम कैसे लिखेंगे, -4 + x अपॉन 2 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = +4, x = +4, ठीक है। तो इसका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +4। जिसको हम यहाँ पे x = क्या आ गया, 4। और चूंकि y कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होगा, 0, तो इसलिए हमको y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का भी जरूरत नहीं है। तो r जो कोऑर्डिनेट्स आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड r, तो r का कोऑर्डिनेट्स आपका क्या आ जाएगा, 4,0 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, ठीक है। अब p का कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड आउट करना था तो आपको हम फर्स्ट वीडियोस में ही बता चुके थे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आपको बता चुके थे। अगर सपोज कीजिए ये क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि P का कोऑर्डिनेट्स जो है वो अगर ऑप्शन में दिया होता कि फाइंड आउट आपको करना है, तो हम आपको वीडियोस में ये चीज़ अपना एक्सप्लेनेशन दिए थे कि कभी भी जो थर्ड वर्टेक्स होगा किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो रेशनल नहीं होता है। मतलब कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो कभी भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में रेशनल पॉइंट्स नहीं होते। इसका मतलब कि P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो रेशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Q का कोऑर्डिनेट्स रेशनल है और R का कोऑर्डिनेट्स क्या है, रेशनल है। तो इसीलिए गारंटी है कि P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो
इरेशनल होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता और अगर मान के चलिए सपोज कीजिए कि 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें सारे में क्या है, रेशनल है, और फोर्थ में क्या है, अगर मान के चले इरेशनल है, तो हम बिना सोचे टिक मार देते डी ऑप्शन और हमारा सही होता, ठीक है। तो अब पी का जैसे अगर हम कंसेप्ट वाइज अगर निकालने का कोशिश करें तो देखिए पी का अगर हम निकालने का कोशिश करते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। तो अगर हम अभी हमको नहीं पता कि वो पी कहाँ पे होगा, अभी हमको नहीं पता कि पी क्या है, कहाँ पे होगा, तो हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली ऐसा करते हैं, अभी हम वाई एक्सिस पे कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अगर मान के चले हम वाई एक्सिस पे ना कंसीडर करके अभी हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई ले सकते हैं। एक्स कॉमा वाई मतलब पी अभी हमको जनरल नहीं पता है कि वाई एक्सिस पे है या राइट साइड है या लेफ्ट साइड, हम एक्स कॉमा वाई जनरल पॉइंट ले सकते हैं। तो अगर एक्स कॉमा कोई भी पॉइंट होगा, अगर हम उसको मिलाते हैं, पी का पॉइंट हम एक्स कॉमा वाई लेते हैं, क्यू दिया हुआ था और आर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और चूंकि हमको पता है कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। अच्छा, अब एक बात और कंसेप्ट मेरा ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है और एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि पी जो पॉइंट है वो इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, और अगर इस पॉइंट को अगर हम इधर ले लें, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, तो वो भी क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है जब ये कंडीशन और ये इक्वल हो। तो इसका मतलब P का अगर ऑब्जेक्टिव में फिर ये भी पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल्स P के लिए, तो 2 पॉइंट्स पॉसिबल्स होंगे, एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर और एक एक्स एक्सिस के नीचे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हम ये बात बता दिए, ठीक है। अब जैसे P का कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मान लिए, x कॉमा वाई, ठीक है, x कॉमा वाई, ठीक है। अगर हम x, ये तो गिवन नहीं था हमारा कि y एक्सिस पे लाइज कर रहा है क्या, the base QR of an equilateral triangle PQR lies on x-axis. The coordinates of the point QR -4, 0 and origin is the midpoint of base. ठीक है, find the coordinates of the point P and R. ठीक है, P और R का क्या करना है, coordinates आपको Q और R का हम फाइंड आउट कर लिए। P का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से अगर हम कंसेप्ट लगाए एक बार PQ इक्वल टू QR, तो PQ अगर इक्वल टू क्यू आर के, तो दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से जब आप इसको करोगे तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू, एक बार हम PQ, ये PQ आया उसको QR से आप इक्वेट कर ले, ठीक है। QR जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x ये 4 है, 4 माइनस ऑफ 4, इसका मतलब प्लस, तो 8 का 60 और ये आ गया 0। यहाँ से आप एक इक्वेशन निकालिए, क्या आएगा इक्वेशन, देखिएगा, ए एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। अब सेकंड इक्वेशन अगर हम निकालें तो अभी हम किसको इक्वेट किए हैं, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, मतलब पी क्यू और क्यू आर को एक बार हम इक्वेट किए, एक बार आप क्यू आर को इक्वेट कीजिए। क्यू आर को जब आप इक्वेट करोगे, ये क्यू आर को इसके इक्वेट करोगे तो क्या आएगा इक्वेशन, देखिएगा, एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके कितना, 4, 4 माइनस 4 दैट इज प्लस 4, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0 का 0 आ जाएगा, तो इस साइड 64 इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू आर अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 64। तो यहाँ से इक्वेट करने के बाद कितना आ रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 48। अब देखिएगा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बस इसमें क्या है 8x प्लस में है और इसमें माइनस 8x है। अगर इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम
मान के चलिए माइनस कर दे तो इससे क्या आएगा वो ध्यान दीजिएगा। तो अगर दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो क्या आएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, ये प्लस 8x था, ये माइनस 8x था, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो इसका मतलब 8x प्लस 8x 16x। लेकिन 48 और 48 ये भी प्लस में ये भी प्लस में था, तो माइनस होने की वजह से ये कितना आ जाएगा 0, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे x का वैल्यू 0 आ गया हमारा, x का वैल्यू 0 को आप पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, तो आप पाएंगे क्या चीज़ कि y का दो वेरिएबल्स वैल्यू आएंगे। जैसे x का वैल्यू जैसे 0 डाले तो x का स्क्वायर 0 प्लस y स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 और इक्वल टू 48। तो यहाँ से कितना आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 48। तो y का अगर हम वैल्यू निकालें तो 48 रूट के अंदर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो y का वैल्यू कितना आएगा, मतलब ये प्लस माइनस 4 रूट 3। ये आपको हम पहले ही लेक्चर में बता दिए थे कि कभी भी अगर हम रूट को हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, इसलिए जब हम रूट को यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट लगता है, तो ये प्लस माइनस में आंसर आएगा। तो इसका मतलब y का वैल्यू एक बार प्लस 4 रूट 3 आना चाहिए और एक बार माइनस 4 रूट 3 आना चाहिए। और चूंकि हम आपको ये बात बता दिए थे कि दो पॉसिबल वैल्यूज होंगे p के, एक ऊपर एक नीचे, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 0, 4 रूट 3 जब आप ऊपर लेंगे और नीचे जब लेंगे तो सपोज करो यहाँ कहीं आएगा, तो इसका मतलब 0 माइनस 4 रूट 3। इसका मतलब p का कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो 0, 4 रूट 3 एंड 0, माइनस 4 रूट 3 आएगा। ठीक है, तो आपका r का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गया और p का भी कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट आप कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अब हम करना चाहते हैं, एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चा भेजा हुआ था उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन ये है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है, मान के चलिए सपोज कीजिए कि A के कोऑर्डिनेट्स आपको -1, 1 दे रखा है, B के कोऑर्डिनेट्स आपको -1, 4 दे रखा है, C का कोऑर्डिनेट्स आपको 5, 4 दे रखा है और D का कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको 5, -4 दे रखा है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। ABCD जो है वो क्या है हमारा, मतलब ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट्स ABCD है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको -1, 1, B का कोऑर्डिनेट्स -1, 4 और C का कोऑर्डिनेट्स 5, 4 एंड D का कोऑर्डिनेट्स 5, -1 है। तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मान के चलिए कि ये अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये अगर मान के चलिए एक रेक्टेंगल है जिसका कोऑर्डिनेट्स A, B और C और D है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जब AB के मिड पॉइंट मतलब D को, जब BC के मिड पॉइंट E को, जब CD के मिड पॉइंट को F को और जब हम AD के मिड पॉइंट को G को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, तो इस सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये क्या बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब ये जो फिगर है, मतलब DEFG वो क्या बनेगा, मतलब एक स्क्वायर बनेगा या फिर रोम्बस बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है, या फिर कुछ नहीं बनेगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हम कंसेप्ट यूज करें कि सबसे पहली बात A का कोऑर्डिनेट्स अब मान के चलिए हमको दिया हुआ था, B का कोऑर्डिनेट्स दिया होता तो D का कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं B, तो D का कोऑर्डिनेट्स मेरा क्या होगा फाइंड आउट कीजिएगा।
ए और बी को जोड़ के -1 प्लस -1 दैट इज 2, ये आपका 0 आएगा, ठीक है। फिर y कोऑर्डिनेट्स 1 प्लस 4 दैट इज 5/2। उसी प्रकार आप e का निकालिएगा, तो e का निकालते वक्त हम BC देखेंगे। BC मतलब 5 - 1 दैट इज 4, 4/2 मतलब 2। उसके बाद 4 + 4 मीन्स 8, 8/2, 8/2 दैट इज 4। F का आप निकालते वक्त CD को देखिएगा, CD मतलब 5 5 10/2 मीन्स 5, 4 - 1 मीन्स 3, 3/2। इसका कोऑर्डिनेट्स G का कोऑर्डिनेट्स निकालते वक्त AD को निकालिएगा, 5 - 1 दैट इज कितना आ जाएगा, 5 - 1 कितना आएगा, 4, 4/2 मीन्स 2 और -1 + 1 दैट इज 0। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गए, किसके, D, E, F, G के, ठीक है। अब जब हम D, E, F, G निकाल चुके हैं तो आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरी है, आप DE को डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कीजिए, D और E को, ठीक है। आप DE को फाइंड कीजिए, फिर आप FE को फाइंड आउट कीजिए और आप फिर FG को फाइंड आउट कीजिए, ये FG को फाइंड आउट कीजिए। FG का फाइंड आउट करने के बाद जो है वो आप DE को फाइंड कर लिए, EF को फाइंड आउट कर लिए, FG को फाइंड आउट कर लिए। अब GD को डिस्टेंस फॉर्मूला से, चूंकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्योंकि सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, मतलब D के कोऑर्डिनेट्स, E के कोऑर्डिनेट्स, F के कोऑर्डिनेट्स, G के कोऑर्डिनेट्स, तो आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, सारे वैल्यूज। अगर मान के चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो ऑपोजिट साइड्स, इतना तो आपको पता होना चाहिए क्लास 9th के अकॉर्डिंग कि ये फिक्स है, एक पैरेललोग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और किसी भी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट से जब हम एक फिगर ड्रॉन आउट करते हैं ऐसा, तो हमेशा एक पैरेललोग्राम ही फॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये तो पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम में 3 बातें हो सकती है, या तो वो रेक्टेंगल होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो रोम्बस होगा। तो अब इस तीनों में से अगर हमको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप सारे डिस्टेंस को, मतलब फिर से वो बात हम आपको बता दें कि DE, आप FE और FG और GD को फाइंड आउट कीजिए। अगर मान के चलिए इस 4 में से 2 कोई साइड्स इक्वल है, फिर 2 साइड्स इक्वल है, मतलब लेंथ इक्वल है, ब्रेथ फिर अलग है, तो वो फिगर कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। आप जब फाइंड आउट कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ये चारों जो है वो इक्वल है। जब चारों इक्वल है तो रेक्टेंगल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपके केवल 2 चांस है, 2 प्रोबेबिलिटी है होने की, या तो वो स्क्वायर होंगे या तो फिर वो रेक्टेंगल होंगे। तो जब चारों साइड्स को आप निकाल चुके हैं कि वो क्या होंगे, इक्वल है, तो अब हम रेक्टेंगल नहीं है, मतलब या तो रोम्बस है या तो स्क्वायर है। रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो उसका डायगोनल जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। अगर अब वो चेक करना है तो ये चूंकि हमको दिया होता है, ये क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। अब तो अगर मान के चलिए फिगर हुआ, तो इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब ये इसका डायगोनल हुआ, इस फिगर का ये डायगोनल है। तो अगर ये एक रोम्बस होगा तो ये 90 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा बस इस बात को, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर हम इस बात को प्रूफ कर दें कि ये 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि वो फिगर जो है वो स्क्वायर ना होके रोम्बस होगा, क्योंकि ये कंडीशन होता है रोम्बस के लिए, मतलब उसके डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही साथ चारों एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, सॉरी चारों साइड्स जो वो इक्वल होते हैं। तो ये तो फाइंड आउट कर लेंगे आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला से देखेंगे कि चारों साइड्स क्या इक्वल है। अब हम चेक करना चाहते हैं इस पे, तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये अगर हम इसको जब ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन आएगा। क्यों आएगा परपेंडिकुलर लाइन? क्योंकि ये अगर हम पैरेलल ड्रॉन कर रहे हैं इसके पैरेलल, तो ये और ये पैरेलल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये फिर पैरेलल लाइन है इसके और इसके, तो इसका मतलब ये और ये पैरेलल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, जिसकी वजह से ये दोनों क्या होगा,
इस दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो ये अगर 90 है तो इस दोनों का सम अगर 180 होना है, इसका मतलब इसका कंडीशन है कि उसको 90 होना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एंगल 90, और चूंकि जब ये लाइन हम ले रहे हैं और ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो वो लीनियर पेयर एंगल है, तो इस दोनों का सम भी कितना होना चाहिए 180। तो ये 90 है तो इसको भी कितना होना चाहिए 90। सेम उसी प्रकार फिर इस दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल, तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी कितना होगा 90 90, और ये अपोजिट वर्टेक्स है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी 90। तो हम यहाँ से प्रूफ करके बता दिए कि ये 90 सारे 90s आ रहे हैं, और सारे इस फिगर्स के जो साइड्स हैं मतलब DE FE और FG और GD सारे क्या हैं इक्वल है। तो अब केबल और केबल एक ही ऐसा फिगर है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल से वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम लोग रोम्बस कहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि कभी भी किसी भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिला करके जो पैरेललोग्राम बनाया जाता है वो एक रोम्बस होता है। ये बेसिकली क्लास 9th में जब आप ज्योमेट्री पढ़ते होंगे लाइन्स एंड एंगल्स, तो उसमें क्वाड्रिलेटरल्स जो चैप्टर है उसमें जरूर ये कंसेप्ट आता है और ये थ्योरम की तरह ही है क्लास 9th में। तो थैंक यू। ये आपका दूसरा नंबर जो डॉट्स प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स को वो समझ में आ गया है। अब जो हमारा थर्ड नंबर प्रॉब्लम्स है उसको आप देखिएगा।